कार्डियो आ रहा होते सर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का देवेंद्र क्लासेस यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में इस सेगमेंट में हम देखते हैं उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण पक्षी विहारों को। आराम से देखिएगा और वीडियो में अंत तक बने रहें और नोट्स बना लें, जो कि यूपी पुलिस में आपके लिए या यूपीएसआई में या किसी भी यूपी के एग्जाम में आपके लिए ये पॉइंट काम आएंगे, है ना। काफी महत्वपूर्ण है जो आपके सामने बोर्ड पर लिखे हुए हैं। एक एक करके चर्चा करता हूं मैं आपके सामने और देखते चलेंगे, नोट्स बनाते चलेंगे। तो देखिए, सबसे पहले पक्षी विहारों के बारे में टॉपिक है जी हमारा उत्तर प्रदेश का। तो देखिए, सबसे पहले ये लिखा है पटना पक्षी विहार। नाम इसका पटना है, लेकिन पटना में है नहीं है। पटना तो वैसे बिहार की राजधानी है, लेकिन ये है उत्तर प्रदेश में। 1991 में इसकी स्थापना हुई थी और एटा जिले में स्थित है और उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा पक्षी विहार है ये। ठीक है, आराम से नोट कर लेना। यूपी का सबसे छोटा पक्षी विहार कौन सा है? पटना पक्षी विहार है। क्षेत्रफल के आधार पर वर्ष 1991 में इसकी स्थापना हुई थी। दूसरा देखेंगे लाख बहोसी पक्षी विहार। क्या नाम है इसका? लाख बहोसी पक्षी विहार है। वर्ष 1988 में स्थापित होता है। कब स्थापना होती है? 1988 में स्थापना होती है। कन्नौज में यह स्थित है और उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी विहार है ये। इसे नोट कर लेंगे अच्छे से। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा क्या है? पक्षी विहार है। ठीक है, 1988 में स्थापना हुई थी। तीसरा पॉइंट में बात करेंगे सुरहाताल पक्षी विहार की। सुरहाताल तो उस स्थान का, जगह का नाम है, लेकिन इसका दूसरा नाम भी है जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार के नाम से ये जाना जाता है। ठीक है, तो दोनों नाम आप नोट कर लेंगे ब्रैकेट में। जयप्रकाश नारायण, जो कि लोक नायक के नाम से भारत में जाने जाते थे। भारत की आजादी की लड़ाई में इन्होंने हिस्सा लिया। भारत छोड़ो आंदोलन में इन्होंने भाग लिया था और भारत को आजादी दिलाई। वर्ष 1991 में स्थापित होता है। यूपी के सबसे पूर्वी जिला है बलिया। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला बलिया है, वहां पर स्थित है सुरहाताल पक्षी विहार या जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार, जो कि 1991 में स्थापित होता है। याद रखेंगे, अच्छे से नोट करते चलेंगे। इससे क्वेश्चन बेटा बाहर नहीं जाएगा। ये जितने लिखे इससे क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। किसी भी एग्जाम को दे लेना, पीसीएस दीजिए, समीक्षा अधिकारी का दीजिए, पुलिस का दीजिए, एसआई का दीजिए, कोई भी वनडे एग्जाम दीजिए। ठीक है, आइए चलिए देखते हैं दोबारा लौट के। बखीरा कब बनता है? ये स्थापित होता है 1990 में। कौन से जिले में स्थित है? संत कबीर नगर में स्थित है। बखीरा पक्षी विहार के नाम से फेमस है ये। ठीक है, तो वहां पे स्थित है। इसमें बहुत सारे प्रकार की पक्षी विहार इन द सेंस ऑफ पक्षियों की विभिन्न प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं। सरकार उनको संरक्षित करके सुरक्षा के माध्यम से रखती है वहां पर। ठीक है, सेफ्टी के साथ। इसी वजह से ये स्थापित किए जाते हैं उनकी प्रजातियों को बचाने के लिए। समसपुर पक्षी विहार है, ये 1987 में स्थापना हुई थी इसकी और काफी प्रसिद्ध फेमस है। रायबरेली जिले में स्थित है। कहां पे स्थित है? रायबरेली में। और यूपी के 75 जिलों में। साथ साथ आपको एक बात और बता देते हैं हम, इसी जिले में एक रेल कोच फैक्ट्री है, जो 75 जिलों में से अगर रेल कोच फैक्ट्री की बात करते हैं तो वो रायबरेली में। ठीक है, यूपीए सेकंड सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में उस समय सरकार चल रही थी, तो उस समय इसकी स्थापना सोनिया गांधी के माध्यम से करवाई गई थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जो प्राइम मिनिस्टर थे उस समय के भारत के, उनके द्वारा। तो रेल कोच फैक्ट्री कहां पे? रायबरेली में। समसपुर पक्षी विहार भी कहां है? रायबरेली में। कब बनता है? 1987 में। आगे आ जाइए, समान पक्षी विहार। क्या नाम है इसका? समान है, ध्यान रखना है ना। समान पक्षी विहार है, 1990 में स्थापना हुई थी और कौन से जिले में स्थित है? यूपी के मैनपुरी में स्थित है। यहां से उत्तर प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री रहे मुलायम सिंह यादव जी, चुनाव लड़ते थे। उनका अभी हाल ही में कुछ महीने पहले निधन हुआ है और उनको सरकार के द्वारा पद्म विभूषण पुरस्कार भी दिया गया इस वर्ष 2023 में। ठीक है, वो भी पॉइंट नोट कर लेना आप। आगे बात करते हैं बैंती पक्षी विहार। बैंती क्या लोकल जगह का नाम है वहां पे, है ना। बैंती पक्षी विहार, इसी पक्षी विहार को बी.आर. अम्बेडकर पक्षी विहार का नाम दिया गया था। बी.आर. अम्बेडकर पक्षी विहार जब मायावती मुख्यमंत्री थी उत्तर प्रदेश की, तब नाम दिया था, है ना। मायावती जी ने नाम दिया था। 7 से 12 तक मेरे ख्याल से रही थी, तो उसी बीच में ये नाम दिया गया था, 2007 से 12 के बीच में। कौन से जिले में स्थित है? प्रतापगढ़ जिले में स्थित है, जो कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा आंवले का उत्पादन करता है। प्रतापगढ़ काय का उत्पादन करता है? आंवले का। और आंवले में सबसे ज्यादा विटामिन सी पाई जाती है, जो कि दांतों के और मसूड़ों की मजबूती के लिए आवश्यक होती है ना। तो प्रतापगढ़ जिले में सबसे ज्यादा आंवले का उत्पादन होता है। वर्ष 2003 में इसकी स्थापना हुई थी। कौन सी वर्ष में स्थापना होती है? 2003 में। ठीक है, अगले की बात करते हैं सूर सरोवर। सूर सरोवर पक्षी विहार है, इसमें विभिन्न प्रकार की पक्षियां पाए जाते हैं और इसे लोकल जो नाम है इसका, वो कीठम के नाम से जानी जाती है। इस जगह तो लोकल जगह कीठम के नाम से है, लेकिन इसमें नाम है सूर सरोवर पक्षी विहार के नाम से जाना जाता है। इसमें भी विभिन्न प्रकार की पक्षियां पाए जाते हैं और उसके अलावा मत्स्य उत्पादन होता है बहुत बड़े पैमाने पर। और विश्व का सबसे बड़ा भालू केंद्र भी है। दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय भालू संरक्षण केंद्र भी कहां पे है? इसी सूर सरोवर पक्षी विहार में। और इसी सूर सरोवर पक्षी विहार में
इसी स्थान पर एक कवि थे हिंदी के जाने माने, सूरदास जी का जन्म भी हुआ था। ठीक है, इसे आप घूमेंगे कभी जाकर के तो बड़ा अच्छा लगेगा, घूमने जाइएगा। तो वर्ष 1991 में इसकी स्थापना हुई और कौन से जिले में स्थित है? ये आगरा में स्थित है। ठीक है, आगरा से मथुरा की तरफ जब जाएंगे तो वहां पर ये स्थित है, वैसे आगरा के अंतर्गत ही आता है। अगले पश्चिम बिहार की बात करेंगे, सांडा पश्चिम बिहार। ठीक है, सांडा पश्चिम बिहार कौन से जिले में स्थित है? लखनऊ का पड़ोसी जिला है और जिले का नाम है हरदोई। हरदोई डिस्ट्रिक्ट है, लखनऊ के पास में स्थित है ये। तो वर्ष 1990 में इसकी स्थापना होती है, सांडा पश्चिम बिहार। इसे भी अच्छे से आप नोट करेंगे, लिखेंगे। ठीक है, अगले की बात करते हैं, नवाबगंज पश्चिम बिहार। नवाबगंज पश्चिम बिहार का दूसरा नाम भी है चंद्रशेखर पश्चिम बिहार के नाम से जाना जाता है। कौन से नाम से जाना जाता है? चंद्रशेखर पश्चिम बिहार के नाम से जाना जाता है, नवाबगंज वाला। ठीक है, कौन सी वर्ष में स्थापना होती है इसकी? 1984 में स्थापना होती है भाई साहब। और यूपी के कौन से जिले में स्थित है? ये उन्नाव में स्थित है। और उन्नाव कहाँ है? कानपुर का पड़ोसी जिला है, कानपुर के पड़ोस में ही है। जैसे कानपुर में लेदर का काम होता है तो उन्नाव भी काय के लिए फेमस है? एक जिला एक उत्पाद में लेदर के लिए फेमस है, उन्नाव भी। लेकिन हम बात कर रहे हैं नवाबगंज पश्चिम बिहार की। यदि हम वर्षों को चेक करते हैं तो प्रश्न आता है कई बार, उत्तर प्रदेश में सबसे पहले कौन सा पश्चिम बिहार की स्थापना की गई थी या कौन से पश्चिम बिहार की स्थापना हुई थी? तो इस पॉइंट को नोट कर लेना, सबसे पहला या सबसे पुराना हो जाएगा, है ना, कैसे भी प्रश्न बनता है। तो 1984 में सबसे पहला जो पश्चिम बिहार था वो नवाबगंज पश्चिम बिहार था। और कौन से जिले में? उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में, जो कानपुर का पड़ोसी जिला है, जो लेदर के लिए भी जाना जाता है। ठीक है, वो भी आप ब्रैकेट में पॉइंट नोट आउट कर लेना। आगे बात करेंगे शेखा पश्चिम बिहार, ये कहां पे? अलीगढ़ में स्थित है। ठीक है, इसे भी आप नोट कर लेंगे, शेखा पश्चिम बिहार। अब इनके अलावा और देख लेते हैं, देखिए कुछ और पॉइंट है। वन रिपोर्ट आती है हमारे देश में, वन रिपोर्ट आती है हर 2 साल बाद। सबसे पहले वन रिपोर्ट 1988 में आई थी, भारत सरकार के द्वारा जारी की गई थी। 1988 से लेकर के हर 2 साल बाद भारत में कितने वन बढ़े हैं, कितने पेड़ पौधे बढ़े हैं, कितना वृक्षारोपण बढ़ा है और कितना कम हुआ है, उसके आधार पर यह रिपोर्ट जारी की जाती है हमारे देश में वन मंत्रालय के द्वारा, पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा, सॉरी। ठीक है, तो देखिए ये रिपोर्ट कब आई थी? 2021 में ये रिपोर्ट आई थी। तो 2021 की वन रिपोर्ट के अनुसार कुछ डाटा है। तो उत्तर प्रदेश में जो वनावरण है या वनों का जो क्षेत्रफल है वर्ग किलोमीटर में, वो 14,818 वर्ग किलोमीटर में हमारे उत्तर प्रदेश में वन है या वृक्षारोपण है या जंगल है, आप ऐसे पढ़ सकते हो आप 2021 की रिपोर्ट के अनुसार। ठीक है, ये लेटेस्ट करंट का पॉइंट है आपके लिए। यूपी का जितना कुल भूगोल है, भौगोलिक क्षेत्रफल है, उसके 6.15% वनों का आवरण है हमारे यहाँ। प्रतिशत में यदि बात करेंगे तो 6.15% उत्तर प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का वनों का हिस्सा है, पेड़ों का हिस्सा है, जंगल का हिस्सा है, आप ऐसे समझ लीजिए। ठीक है, और उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है आप कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, इस पॉइंट को, ये पॉइंट हमने आपके लिए छोड़ा हुआ है, कमेंट करके बताएंगे इस क्लास के बाद कि क्षेत्रफल कितना है। और भारत का क्षेत्रफल भी बताएंगे हमारे का, पूरे देश का। उत्तर प्रदेश वन विभाग की जो स्थापना हुई यूपी की, वो कब होती है? 1855 में, है ना, यानी कि मतलब अंग्रेजी शासन के समय इसकी स्थापना हुई थी, आप समझ सकते हैं। उत्तर प्रदेश के अंतर्गत करी थी, उस समय संयुक्त प्रांत कहते थे। कौन सी रिपोर्ट थी? ये 17वीं रिपोर्ट है, जो कौन सी साल में आई है? ये वन विभाग वाली 2021 में आई है, 17वीं रिपोर्ट है। इसके अनुसार वनों का जो हिस्सा है वो उत्तर प्रदेश पे एक नजर डाल लेते हैं हम लोग, है ना। अब ये प्रश्न यहाँ से आपके लिए पूछे जाते हैं कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा वो वाला जिला बताइए, या सबसे ज्यादा पेड़ पौधे, या सबसे ज्यादा वन है, या सबसे ज्यादा जंगल है। ये क्वेश्चन कई बार आता है, आप किसी भी एग्जाम में बैठ सकते हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा ये, बिल्कुल, है ना, इस क्लास को देखने के बाद। तो देखिए सबसे ज्यादा जो वन है उत्तर प्रदेश में, या पेड़ पौधे हैं या जंगल है, वो कौन से जिले में भाई साहब? सोनभद्र में। यूपी का सोनभद्र सबसे दक्षिण में स्थित है, और इस सोनभद्र में ही सबसे ज्यादा क्या है? पेड़ पौधे हैं या जंगल है या वनों का आवरण है। ठीक है, और सोनभद्र एकमात्र ऐसा जिला है यूपी का 75 जिलों में जिससे 4 राज्यों की सीमा लगती है, और सोनभद्र में ही सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश के अंदर सीमेंट का भी उत्पादन होता है। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना है। क्षेत्रफल के आधार पर भी सबसे बड़ा जिला सोनभद्र था पहले, लेकिन अभी तो लखीमपुर खीरी है, पहले था, बताएंगे क्या कारण था। तो सोनभद्र में सबसे ज्यादा जंगल है। दूसरे स्थान पर, ये पहला हो गया यूपी का, दूसरे स्थान पर लखीमपुर खीरी है, जो कि क्षेत्रफल के आधार पर यूपी का सबसे बड़ा जिला है वर्तमान में। तीसरे स्थान पर मिर्जापुर है वनों में, चौथे स्थान पर पीलीभीत में, और 5वें स्थान पर चित्रकूट में सबसे ज्यादा पेड़ पौधे या वन है या जंगल है। ये 5 जिले आप रट लेना, कंटेस्ट कर लेना, इन 5 जिलों में सबसे ज्यादा पेड़ पौधे हैं वर्ष 2021 की 17वीं वन रिपोर्ट के अनुसार, भारत सरकार की 17वीं वन रिपोर्ट। अब आइए देख लेते हैं सबसे कम वन कौन कौन से जिलों में, जो सबसे कम पेड़ पौधे हैं वो कौन से जिलों में। ठीक है, तो देखिए सबसे कम पेड़ पौधे कहां पे भाई साहब? यहाँ पे सरकार या तो कोशिश नहीं कर पाई है, या लोगों के द्वारा ज्यादातर वनों को या पेड़ पौधों को अपनी जरूरतों के हिसाब से काट दिया गया है, और आमतौर पर जनसंख्या सबसे ज्यादा इस कार्य को करती है। ठीक है, अवेयरनेस की कमी के कारण।
तो भदोही जिला है उत्तर प्रदेश का, यहाँ सबसे कम पेड़ पौधे हैं पहले स्थान पर। अगर आपसे पूछा जाए कि यूपी का वो जिला बताइए पहला 75 जिलों में से यहाँ सबसे कम पेड़ पौधे या सबसे कम वन है या सबसे कम जंगल है, तो आप उत्तर देंगे भदोही को देंगे, है ना। इसे संत रविदास नगर के नाम से भी जाना जाता है। कौन से नाम से जाना जाता है? संत रविदास नगर के नाम से भी इसे जाना जाता है, ठीक है। इसी वाले जिले को आप चाहो तो लिख सकते हो संत रविदास नगर। दूसरे स्थान पे जो जिला है वो मऊ जिला है, आजमगढ़ के पास पड़ता है। कौन से जिले के पास पड़ता है? आजमगढ़ के पास पड़ता है। मऊ जिला है जहां दूसरे स्थान पे सबसे कम वन है। तीसरे स्थान पे जो जिला है वो आपके सामने है मैनपुरी, और चौथे स्थान पे संत कबीर नगर, और पांचवें स्थान पे है देवरिया। तो ये 5 वो जिले हैं उत्तर प्रदेश के जिसमें सबसे कम जंगल है, सबसे कम पेड़ पौधे हैं, या पशुओं के द्वारा सबसे ज्यादा यहाँ पे नुकसान किया गया है, आप ऐसे कह सकते हो, या जनसंख्या के द्वारा अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए, या सरकारों की बहुत सारे गतिविधियों के द्वारा, या मानव गतिविधियों के द्वारा वनों का ह्रास किया गया है यहाँ पे, है ना। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे भारत के कौन से राज्य में सबसे ज्यादा जंगल पाए जाते हैं और कौन से राज्य में सबसे कम जंगल या सबसे कम वन पाए जाते हैं, है ना। पृथ्वी को हरा भरा रखना है, इकोसिस्टम को बना करके रखना है, पारिस्थितिक संतुलन को बैलेंस में रखना है पृथ्वी के को, मानवीय क्रियाकलापों को और जंगलों को भी, पेड़ पौधों को, जो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। अगर जंगल है तो जमीन है, व्यक्ति है, मनुष्य है, आपस में एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, तभी उसी के बाद रिजल्ट में या परिणाम स्वरूप क्या चल रहा है? जीवन चल रहा है सभी का। तो पेड़ ज्यादा से ज्यादा लगाने चाहिए कुल मिला के, है ना। तो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। सोनभद्र इधर याद रखना पहले जिले में, और उधर याद रखना है सबसे कम में भदोही जो उत्तर प्रदेश का जिला है। और यूपी में वनों की बात करेंगे तो 6.15% है, 14,800 वर्ग किलोमीटर इधर क्षेत्रफल है। और एक बात और मैं आपको बता देता हूं, जो भारत की सबसे पहली वन नीति आई, तो वन नीति जो सबसे पहले आई वो कौन सी आई थी? 1952 में वन नीति आई थी सबसे पहले। कौन सी वर्ष में आई? 1952 में। फिर इसमें संशोधन किया गया, कौन सी वर्ष में आई थी? 1988 में आई थी, संशोधन होने के बाद, है ना। इस वन नीति के अनुसार, फॉरेस्ट पॉलिसी के अनुसार, भारत में कितने प्रतिशत हिस्से पर वन होने चाहिए जिससे पारिस्थितिक संतुलन या पृथ्वी का जो संतुलन है वो बना रहता है, वो बैलेंस में रहता है, ये इसमें दर्शाया गया, दिया गया था। तो कितना परसेंट होना चाहिए? 33% वन होने चाहिए हमारे कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर हमारे इंडिया का एरिया है, भारत का क्षेत्रफल है, जो कि दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल के आधार पर। तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में से 1952 की इस नीति के अनुसार, और संशोधन हुआ था 1988 के इस नीति के अनुसार, जो देश ने नीति बनाई थी उसमें कितना वन होने चाहिए, पर्यावरण, पेड़ पौधे या जंगल कितना होना चाहिए? 33% होना चाहिए, इकोसिस्टम को बैलेंस रखने के लिए, पृथ्वी को संतुलित रखने के लिए। लेकिन सरकार इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए लगातार प्रयासरत है, लगातार कार्य कर रही है, चाहे भारत सरकार, केंद्र सरकार, संघ सरकार हो, चाहे अलग अलग राज्यों की सरकारें हो, अपने अपने स्तरों पर सारी सरकारें काम कर रही हैं, ठीक है। यदि हम बात करें एक पॉइंट की और उत्तर प्रदेश में, कि उत्तर प्रदेश में ऐसा कौन सा जिला है जो इस परसेंटेज एरिया को पार कर गया है, मतलब 33% से ज्यादा वन है उसमें, ऐसा कौन सा जिला है? इस तरीके से भी हम पढ़ सकते हैं ना, क्योंकि कम से कम मापन क्या रखा गया कि भाई 33% वन होनी चाहिए। भारत में भी बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जो 33% से ज्यादा वन रखते हैं, लेकिन बहुत बड़ी संख्या में ऐसे राज्य हैं जिनमें 33% से अभी नीचे है एवरेज, है ना। तो जो जिला है उत्तर प्रदेश का वो यही है, आप इसे याद रखना। सोनभद्र में जो वनों का प्रतिशत है वो कितना है? 35%। सोनभद्र में 35% वनों का आवरण है, ठीक है जी। इस पॉइंट को आप याद रखेंगे। तो ये सेगमेंट था, ये छोटी सी क्लास थी उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण पक्षी विहारों को लेकर के। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आप अवश्य बताएंगे। और पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स पढ़ने के लिए आप चैनल के साथ, देवेंद्र क्लासेस यूट्यूब चैनल के साथ आप जुड़े रहें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट करना ना भूलें। जो भी सख्त समस्या हो वो कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं, ठीक है। नमस्कार, जय हिंद।